जय हिंद, जय भारत। आज वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। जब भी ऐसी आप एनसीईआरटी बुक्स खोलोगे सबसे पहला चैप्टर बेटा सॉलिड है ना। ये आपको पता होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, 3 होती है, वैसे तो प्रॉपर 5 होती है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन करने पर मेनली तो 3 है, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब देखो लिक्विड वाला जो चैप्टर अगला ही चैप्टर, उसमें आप सॉल्यूशन नाम से पढ़ोगे इस चैप्टर को। गैस आप क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हो। तीसरा जो रह गई सॉलिड स्टेट, आइए जानते हैं। सबसे पहले सॉलिड किसे कहते हैं बेटा? सॉलिड मतलब आप कहते हैं सॉलिड है, सख्त है। तो सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच पोसेस रिजिडिटी एंड हेंस पोसेस डेफिनेट शेप होनी चाहिए, डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए। रिजिडिटी का मतलब क्या बताओ? रिजिडिटी का मतलब उसकी शेप चेंज ना हो। मान लो मार्कर है, ठीक है, और बेटा मैं इसको ऐसे बहुत प्रेस करूं, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, मतलब है मान लो तो मशीन से प्रेस करना है तो चेंज होएगी, बट ऐसे प्रेस करो शेप चेंज हो रही है नहीं, तो इसका मतलब रिजिडिटी है। डेफिनेट शेप रहेगी भाई, शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है वो भी डेफिनेट है। इस मार्कर को मान लो मैं पार्क में ले आके फेंक दूं तो इसका एरिया अलग थोड़ा ऑक्युपाई करेगा नहीं ना, शेप चेंज थोड़ा हो जाएगी। सॉलिड यही तो कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड की, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछता हूं, व्हाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट सॉलिड? आपने कहा यार सॉलिड की एग्जिस्ट क्यों करती है ना। देखो दो सवाल समझिए, एक होती इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक होगी थर्मल एनर्जी। एक होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक होगी थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चीजों को पास लेके आएगी बेटा, चीजों को पास लेके आएगी। और थर्मल एनर्जी क्या होती है बेटा? टेम्परेचर देते हो भाई, किसी भी चीज को आपने टेम्परेचर दिया तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं और उसमें थर्मल एनर्जी आती है। अब सुनो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चाहती है चीजों को पास लाना, थर्मल एनर्जी चाहती है बॉल को दूर लाना। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, मतलब जो फोर्स पास लेके आ रही है वो ज्यादा है उनकी वैल्यू एज कंपेयर टू दूर लेके जा रही है, तो सब्सटेंस सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे इस बात समझो बेटा, ये देखो मान लो ये मॉलिक्यूल बेटा पास आ गए एकदम, क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा थी। तो सॉलिड होते क्या है? जिनमें बेटा मॉलिक्यूल कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम हो, मॉलिक्यूल हो, एकदम चिपके होते, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। लिक्विड में थोड़े दूर होते, गैस में हद से ज्यादा दूर होते हैं। बात समझ आई नहीं है बेटा? तो कोई भी सब्सटेंस अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड की तरह एग्जिस्ट क्यों करेगा, जब उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी होगी। ये बात समझ आ गई? चलो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सॉलिड की। हालांकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा, पर एक चैप्टर का बेस बनाने के लिए मैं चाह रहा हूं जीरो से हम पढ़े, जान लेते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। मैंने आपको बना के दिखाया था, बहुत नजदीक दिख रहे? बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा सेकंड पॉइंट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लेस है। इंटर पार्टिकल मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में देखो डिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं, ला के बराबर है। बात समझ आ गई? अच्छा डिस्टेंस तो बहुत लेस है। तीसरा है कांस्टेंट पार्टिकल ऑक्युपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट इट। वो एक फिक्स पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, ऑसिलेट करते हैं बेटा अपनी मीन पोजीशन में। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है जी। दे पोसेस रिजिडिटी। रिजिडिटी में पहले आपको बता चुका, एक बार फिर जान लो। प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू रिटेन इट्स शेप, मतलब उसकी शेप चेंज नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिजिडिटी। सेकंड है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। अगेन मैंने आपको बता दिया किसी भी चीज का शेप नहीं बदलता सॉलिड का। बात समझ आ गई नहीं आ गई? किसी भी सॉलिड चीज का शेप नहीं बदलता बेटा। एक पंखा ही रहेगा, चाहे बिल्डिंग के अंदर हो, कहीं पे बाहर हो, किसी भी चीज को। एक फुटबॉल ही रहेगी बेटा, चाहे ग्राउंड में हो चाहे कमरे में ले आओ, तो शेप नहीं बदलता। वॉल्यूम होता है कितना स्पेस ऑक्युपाई करते बेटा, तो वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा। ठीक है। दे आर इनकम्प्रेसिबल बेटा, कंप्रेसिबल होता है या लिख लो स्लाइटली, हाँ चलो इनकम्प्रेसिबल ठीक है बेटा। मेरी बात सुनो, कंप्रेस होता है किसी को बेटा प्रेस कर पाना। अब मान लो बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड को क्या मैं प्रेस कर पा रहा हूं? मैं तो फुल फोटो क्या कंप्रेस हो रहा, चेंज हो रहा नहीं। किसी और चीज को मार कर देखो, मैं कंप्रेस कर पा रहा हूं क्या? किसकी चीज नहीं। बट कुछ चीज होती है बेटा कि स्लाइटली कंप्रेस हो जाती है। जैसे आप मान लो कुशन है, पिलो है, कोई चीज आप देखो वो भी सॉलिड है, पर आप ये लिखते हो दे आर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, है ना के बराबर है ना। ऐसा तो नहीं कि उनका भी एकदम बदल जाती। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टी हमने समझ ली। बात समझ आई बेटा? अब हम समझते हैं कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होता है बेटा आपका एमोर्फस सॉलिड। दोनों में पॉइंट वाइज डिफरेंस जानते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे और एमोर्फस सॉलिड। मैंने आपको बताया कि 2 तरह सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ये प्रॉपर्टीज लिखी है, उसके बाद देखिए डिफरेंस। देखो सबसे पहले चलते हैं क्रिस्टल शेप। शेप के आधार पर किस तरह होते हैं?
डेफिनेट क्रिस्टल शेप ड्यू टू ऑर्डर अरेंजमेंट। भाई पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, फिक्स पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है। जब ऑर्डर में अरेंज होंगे तो उनका शेप भी क्या होगा, डेफिनेट। बात करना एमोर्फस की, इनडेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू इरेगुलर। पार्टिकल्स का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसको डेफिनेट शेप हो ही नहीं पाता। सेकंड है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। किस तरह से उनका ऑर्डर है कांस्टेंट पार्टिकल्स में। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं भाई, और ये होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर से मतलब क्या है, कहीं आपसे पूछे व्हाट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि पैटर्न जो है बेटा लंबे टाइम तक रिपीट करता है। जो पैटर्न यहाँ चल रहा है वो लंबे वही चलता रहता है। पैटर्न रिपीट इटसेल्फ फॉर लॉन्ग रेंज तक। बट यहाँ पे देखो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो पैटर्न यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा अगला पैटर्न हो पार्टिकल्स का, अगर टाइम पे अलग हो थोड़ा आगे जाके अलग हो, तो पार्टिकल्स का पैटर्न जो होता है यहाँ पे बदलता रहता है, इसलिए इसे शॉर्ट रेंज कहता है। यहाँ पे लंबे टाइम तक पार्टिकल का सेम ही देखते रहते हो आप, सेम पार्टिकल्स रेंज है, उसे कहते हैं लॉन्ग। थर्ड है एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। बेटा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई सब्सटेंस हमारा एनआइसोट्रोपिक कब होगा और आइसोट्रोपिक कब होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनआइसोट्रोपिक होते हैं और एमोर्फस क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक। अब इस वर्ड का मतलब जानो। एनआइसोट्रोपिक वो होते हैं जब डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इस दिशा में डायरेक्शन कुछ और, प्रॉपर्टी कुछ और होगी, उस डायरेक्शन में कुछ और होगी, अलग वाली में कुछ और होगी। डायरेक्शन बेटा प्रॉपर्टी चेंज होती है। देखो लिखा भी है, अगर आपकी डेफिनेशन पूछो व्हाट इज एनआइसोट्रोपी तो आप बोलोगे व्हेन सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्ड वी गेट डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग वैल्यू मिलती है। एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, देखो कैसे। मान लो इसको रब कर दूं, चलो देखो कैसे। देखो मान लो ये मेरे को पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है बेटा जी, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है और यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो। तो अगर मैं बोलूँ ए से बी का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, आपने कहा सर ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, ए से बी ऐसा है, कुछ पार्टिकल इस तरह अरेंज है। मैं मान लो यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लूँ, मैं कहूँ बेटा पी और क्यू की, और यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स भी ले लूँ। लो जब तुम यहां जाओगे P से Q तक, तो क्या सेम तरह के पार्टिकल आ रहे हैं कि कुछ अलग तरह के भी आ रहे हैं। आपने कहा सर ये गोले वाले भी आ रहे हैं, डॉट वाले भी आ रहे हैं, डॉट वाले, गोले, डॉट, गोले। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया। इसी वजह से देखो लिखा गया है व्हाट इज द रीजन फॉर एनिसोट्रॉपी। भाई डायरेक्शन प्रॉपर्टी चेंज क्यों होती है, बिकॉज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरह से देखो अलग पार्टिकल्स आ रहे थे, इसमें अलग, किसी और तरह से घूमेंगे और अलग पार्टिकल्स आएंगे। बात समझ आ गई। पर एमोर्फस की बात करोगे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब हर दिशा में, हर डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी बेटा सेम ही रहेगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखा गया दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, एमोर्फस में लिखा है दे हैव डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मेरे भाई अगर 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री पे ही मेल्ट करेगा, 101 नहीं हो पाएगा। बात समझ, उसी डिग्री में मेल्ट करना होता है, इसे होता है शार्प मेल्ट, एग्जैक्ट उस पे। डिफ्यूज की बात, एमोर्फस की बात करो, दे हैव डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। मेरे भाई मतलब ना, कभी देखो मान लो उसकी 100 के थी मेल्टिंग पॉइंट, तो कभी 100 से होगा, कभी 105 पे, एक रेंज सी बन जाती है। मतलब जरूरी नहीं 100 पे हो, कभी 101 पे, कभी 102 पे हो रहा है, कभी 103, तो एक रेंज बन जाती है, यानी वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड एंड रिजिड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेरे भाई किसी को गलाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है। डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। बेटा देखो डेफिनेट इसलिए होती है बेटा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो इसलिए डेफिनेट है। यहाँ आपको पता ही नहीं भाई कि कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि रेंज है, इसलिए इनडेफिनेट मतलब जो फिक्स ना हो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और एंथैल्पी तो आपको पता ही है ना क्या होती है, पार्ट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू। नेक्स्ट है क्लीवेज। On cutting with a knife they give sharp and smooth edges, they form diffuse regularly when cut। देखो मान लो तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड को, मेरे भाई ये लो ऐसे करके, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, अब तुमने मान लो उसको किसी चीज से काट रहे हो, चाकू से काट रहे हो बेटा, तो जब आप काटोगे तो इसको ऐसे कुछ एजेस मिलेंगे। देखो इसे कहते हैं डेफिनेट शार्प एंड स्मूथ एजेस। बट जब तुम इसमें काटोगे ना, देखो बेटा इसमें जब काटोगे तो आपको कुछ एजेस इस तरह, मान लो इसको तुमने काटना है इस चीज को, और तुमने इसको भी काटा तो कुछ इस तरह से एजेस मिलते हैं, इसे कहते हैं बेटा या ले इरेगुलर। बात समझ आ गई।
नेचर की बात को इन्हें ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है कि रियली में ही सॉलिड माना जाता है। एग्जांपल है क्वार्ट्स, डायमंड, NaCl, ZnS। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ZnS होता है जिंक सल्फाइड। इन्हें कहते हैं सूडो। बेटा सूडो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो वर्ड होता है मतलब फॉल्स, है ना। आप उसमें क्या नाम है इसका, आपका बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। तो सूडो मतलब क्या है, फॉल्स सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल है रबड़, प्लास्टिक, ग्लास। जितने भी रबड़ टाइप के होंगे सारे इसमें आएंगे बेटा। प्लास्टिक जितने होंगे सारे एमोर्फस में आएंगे। ग्लास इतने में आएंगे और क्वार्ट्ज ग्लास। एक छोटी बात और बताता हूं आपको कि जो आपका क्वार्ट्ज होता है, देखो बेटा खाली क्वार्ट्ज लिखा हो तो किस में आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। पर अगर लिखा हो क्वार्ट्ज ग्लास तो किस में आएगा, ग्लास नहीं है, ग्लास है बेटा ये। क्वार्ट्ज ग्लास किस में आएगा, एमोर्फस। खाली क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्वार्ट्ज ग्लास एमोर्फस सॉलिड में। तो ये होगा हमारे डिफरेंसेस। 8 डिफरेंसेस बताए मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड्स में। अब हम देखेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन इस पे। पहला हमारा वायर सॉलिड रिजिड। भाई कई बार ही बता चुका हूँ, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अपनी शेप को रिटेन कर पाते हैं, चेंज नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। और कुछ दे रखे एग्जांपल पॉलीयूरेथीन, नैप्थलीन, बेंजाइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रोसेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर, ग्लास, कॉपर। स्टार्टिंग चलते बेटा। पॉलीयूरेथीन बेटा हमारा एमोर्फस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल्स देखे होंगे बेटा आपने, है ना, कीड़े वगैरह हटाने के लिए आती हैं। तो क्या होती है, क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल हो गया देखो। फिर नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगेन क्या होता है हमारा, क्रिस्टलाइन। फिर चलते टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बेटा ये देखो इसके बर्तन बनते हैं, नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के। मैंने आपको वैसे ही बताया फाइबर, प्लास्टिक और ग्लास किस में आते हैं, एमोर्फस में। तो टेफ्लॉन एमोर्फस में लिख दिया। सेलोफेन अगेन बेटा आपका कि नहीं। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसमें तो आयंस होते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन होता ही है, लिख दिया कि NO3 होता है फॉर्मूला, ठीक है। फिर आ गया फाइबर, ग्लास। अभी बताया फाइबर, प्लास्टिक, ग्लास किस में आएंगे, कोई भी हो किसमें आएंगे, एमोर्फस में। तो फाइबर, ग्लास आ गए। कॉपर हमारा किस में आता है बेटा, क्रिस्टलाइन है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाई इज द विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग थिक एट द बॉटम एंड थिनर एट टॉप। ओल्ड बिल्डिंग के बेटा ग्लास के आपने देखो पेन्स क्या होते हैं बेटा, PNES। विंडो ग्लास भी लिखा, चलो ग्लास है, एक पेन्स वर्ड भी होता है PNES, है ना। ओल्ड बिल्डिंग के देखोगे आप जो ग्लासेस होते हैं बेटा बॉटम पे थिक होते हैं, थिनर टॉप होते हैं। ऐसा मतलब कुछ इस तरह से देखोगे आप, ऐसा कुछ हो जाएगा कि यहाँ पे देखो थिकर है, यहाँ थिनर है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड का दूसरा नाम सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड का नाम फॉल्स सॉलिड। और ये क्या बन जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। और लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है, एबिलिटी टू फ्लो। क्वेश्चन आता है व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इसी के जैसा आपने क्या लिखना है, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। तो क्वार्ट्ज ग्लास बेटा क्या होता है, हमारा एमोर्फस सॉलिड होता है। बाकी चाहे सिलिकॉन कार्बाइड बात करो, चाहे क्रोम एटम करो, चाहे ग्रेफाइट, आपका क्या होता है, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अमंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। अभी आपसे बताया मैंने कि आइसोट्रोपिज्म क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है कि डायरेक्शन बेटा प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ये भाई आइसोट्रोपिक हो गया। और किसकी प्रॉपर्टी थी ये, एमोर्फस की, क्योंकि क्रिस्टलाइन तो क्या होते थे, एनआइसोट्रोपिक। तो बात समझ आई नहीं है। तो ये बेटा हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।